हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल टैलेंट स्टडी लवर पर। तो आज एएलपी और टेक्नीशियन एंड रेलवे की आने वाले सभी एग्जामों के लिए जो इंपॉर्टेंट क्लास है साइंस की, आज क्लास नंबर 16 स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपको बता दें कि इस क्लास को ओवरव्यू आपको दिखा देते हैं, ठीक है, कि कौन कौन सी टॉपिक आपको इसमें इंपॉर्टेंट दिखा जाएगा, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं ओवरव्यू। तो सबसे पहले आपको टेस्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इसका आंसर आप लोग को कमेंट में बताना, ठीक है। इसके बाद फिर वैज्ञानिक कारण से संबंधित वन लाइनर क्वेश्चन देखेंगे। इसके बाद फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि सभी वन लाइनर क्वेश्चन है, ये आपको कुछ क्वेश्चन ये है देखने को मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर रोग से प्रभावित होने वाले जो अंग है उससे संबंधित कुछ पॉइंट है, क्वेश्चन है, वो देख लेंगे, ठीक है। इसके बाद फिर लास्ट में अपन एमसीक्यूज देखेंगे, जो कि टॉप 20 एमसीक्यूज रहेगा और सभी के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेंगे। तो जितने भी क्वेश्चन है वो सभी के सभी आपको प्रीवियस ईयर में पूछे हुए क्वेश्चन है। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा, अच्छे से देखिएगा, बहुत कुछ आपको नए सीखने को मिलेंगे और आपको रिवीजन भी होते चलेगा, ठीक है। और इस क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दिया जाता है, जो कि टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो आप वहां से टेलीग्राम ज्वाइन करिएगा और पीडीएफ डाउनलोड कर रिवीजन करते रहिएगा, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले देखते हैं आज की जो क्वेश्चन है आप लोगों के लिए टेस्ट क्वेश्चन है। इसका आंसर आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। और इसका आंसर आपको पीडीएफ में प्रोवाइड करा दिया जाता है, तो पीडीएफ डाउनलोड जरूर कीजिएगा। समूह के पौधों को आमतौर पर शैवाल कहा जाता है, ठीक है। तो कौन से समूह के जो पौधा है उसे शैवाल कहा जाता है, ये आपको बताना है आंसर, ठीक है। तो इसका आंसर आप कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है आपका वैज्ञानिक कारण, ठीक है ना। वैज्ञानिक कारण से संबंधित जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वन लाइनर ये देखते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले है पानी कांच को भिगोता है, तो किसके कारण भिगोता है? तो असंजक बल के कारण। किसके कारण? असंजक बल के कारण कांच को पानी जो है वो क्या करता है? भिगोता है। नेक्स्ट है प्रतिध्वनि का कारण क्या है? तो प्रतिध्वनि जो आता है, यानी कि ध्वनि जो टकरा करके आता है, यानी प्रतिध्वनि जो आता है, उसका कारण क्या है? तो ध्वनि का प्रवर्तन, ठीक है ना। तो ध्वनि का प्रवर्तन है, उसके कारण प्रतिध्वनि आता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्यों चिपक जाते हैं ये बताना है, ठीक है। तो बर्फ के दो टुकड़ा है जो आपस में जब दबाते हैं तो वो आपस में चिपक जाते हैं। इसका कारण है दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक हो जाता है, क्या? घट जाता है, ठीक है ना। तो दाब अधिक होने के कारण बर्फ का गलनांक घट जाता है, इसीलिए वो चिपक जाते हैं। नेक्स्ट है वायुमंडल में हमारे ऊपर बादलों के तैरने का कारण है, तो इसका कारण क्या है ये बताना, ठीक है। चलिए तो इसका राइट आंसर है उनका कम घनत्व, ठीक है ना। यानी कि बादल का जो घनत्व होता है वो क्या होता है? कम होता है। और वायु की श्यानता, ठीक है ना। तो उनका कम घनत्व तथा वायु की श्यानता के कारण वायुमंडल के हमारे ऊपर बादल क्या होते हैं? तैरते हैं, ठीक है। चलिए आगे तेज हवा वाली रात्रि में, जब तेज हवा वाली रात्रि होता है उसमें ओस नहीं बनती है, ठीक है ना। तो क्यों नहीं ओस बनते हैं? तो इसका कारण है बाष्पीकरण की दर तेज होती है, इसलिए। तो बाष्पीकरण की जो दर है वो तेज होती है, इसलिए तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है। नेक्स्ट है तापमापी में पारे का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि? तो तापमापी में पारे का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो इसका आंसर है पारा गर्म होने पर अधिक फैलता है, ठीक है ना। तो पारा गर्म होने पर अधिक फैलता है, इसलिए तापमापी में पारा का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है ठंडे प्रदेशों में पारा के स्थान पर अल्कोहल को तापमापी द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है, क्योंकि अल्कोहल का द्रवांक जो है द्रवांक निम्नतम होता है, ठीक है ना। तो उसका जो अल्कोहल का द्रवांक होता है वो क्या होता है? निम्नतम होता है, इसीलिए ठंडे प्रदेश में अल्कोहल जो है वो तापमापी में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए तो ये था वैज्ञानिक कारण से संबंधित वन लाइनर क्वेश्चन, तो आप इसे रिवीजन जरूर कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि वन लाइनर है, इसे देख लेते हैं। तो विद्युत धारा मापा जाता है, तो विद्युत धारा किससे मापा जाता है? तो अमीटर से मापा जाता है। नेक्स्ट है अदिश राशियां हैं, तो कौन कौन अदिश राशि है? तो इसके बारे में बताया है, कार्य, ऊर्जा, ताप, समय, चाल, ये सभी के सभी क्या है? अदिश राशि है। नेक्स्ट है सदिश राशियां हैं, तो सदिश राशि कौन कौन है? जैसे कि त्वरण, बल, विस्थापन, संवेग, ठीक है ना। तो ये सभी के सभी क्या है? तो सभी सदिश राशियां हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है सबसे अधिक तथा सबसे कम तरंगदैर्घ्य होता है, तो किस रंग में होता है? तो सबसे अधिक जो तरंगदैर्घ्य होता है वो लाल रंग में, और सबसे कम जो होता है तरंगदैर्घ्य वो किस में होता है? बैगनी रंग में सबसे कम होता है, और लाल में सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य होते हैं। नेक्स्ट है सर्वाधिक प्रत्यास्थ पदार्थ कौन है? तो सबसे अधिक प्रत्यास्थ पदार्थ है स्टील। कौन है? स्टील है। नेक्स्ट है सबसे कठोर धातु का नाम क्या है? तो सबसे कठोर धातु है प्लेटिनम, ठीक है ना। प्लेटिनम जो कि सबसे कठोर धातु है। नेक्स्ट है शुष्क बर्फ कहलाता है, तो शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 को शुष्क बर्फ कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है परमाणु के नाभिक में रहते हैं, तो परमाणु के नाभिक में क्या कौन कौन रहते हैं? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, परमाणु के नाभिक में रहते हैं, ठीक है ना। और उसके बाहर जो रहता है वो इलेक्ट्रॉन बाहर रहता है, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट है बर्तनों में कलाई के लिए उपयोग किया जाता है। तो क्या उपयोग किया जाता है बर्तनों में कलाई के लिए? तो इसका उपयोग किया जाता है अमोनियम क्लोराइड का। किसका प्रयोग होता है? अमोनियम क्लोराइड का बर्तनों में कलाई के लिए उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है पटाखों में हरा रंग होता है। जब पटाखा छोड़ते हैं तो हरा रंग जो होता है वो किसके कारण होता है? तो ये होता है बेरियम के कारण। किसके कारण? बेरियम के कारण होता है पटाखों में हरा रंग होता है। नेक्स्ट है नॉन स्टिक बर्तनों के परत बने होते हैं। तो किसका बना होता है? तो ये होता है टेफ्लॉन का बना हुआ। तो नॉन स्टिक बर्तन में जो परत बने होते हैं वो टेफ्लॉन के बने होते हैं। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल में नहीं पाया जाने वाला अक्रिय गैस है। तो वायुमंडल में कौन सा ऐसा अक्रिय गैस है? तो अक्रिय गैस टोटल कितने हैं? 6 हैं, ठीक है ना। इसमें कौन से अक्रिय गैस हैं जो वायुमंडल में नहीं पाया जाता है? तो रेडॉन। रेडॉन जो अक्रिय गैस है यानी कि नोबेल गैस है जो कि आपको वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट है गुब्बारों में उपयोग होता है। तो गुब्बारों में कौन सा गैस उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है किसमें? गुब्बारों में। नेक्स्ट है फोटोग्राफी में उपयोग होता है। तो फोटोग्राफी में क्या उपयोग होता है? तो ये होता है सिल्वर ब्रोमाइड का, ठीक है ना। सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग किया जाता है किसमें? सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग करते हैं फोटोग्राफी में, ठीक है। नेक्स्ट है जल की अस्थायी कठोरता के कारण है, ठीक है ना। तो जल के जो अस्थायी कठोरता है अस्थायी कठोरता, ठीक है ना। जल के अस्थायी कठोरता का कारण क्या होता है ये बताना है। तो अस्थायी कठोरता जो होता है वो कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट का घुले रहना, ठीक है ना। तो कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के घुले रहने के कारण जल में अस्थायी कठोरता होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका पानी में अस्थायी कठोरता, ठीक है। तो अस्थायी कठोरता याद रखिएगा। तो अस्थायी कठोरता दूर की जाती है। तो अस्थायी कठोरता दूर किससे किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका पोटेशियम क्लोराइड के द्वारा, ठीक है ना। पोटेशियम क्लोराइड के द्वारा पानी की अस्थायी कठोरता को दूर किया जाता है। नेक्स्ट है लोहे को जंग से बचाने के लिए चढ़ाई जाती है। तो इसमें कौन सी परत चढ़ाई जाती है? तो जिंक यानी कि जस्ते का परत को चढ़ाया जाता है लोहे को जंग से बचाने के लिए। नेक्स्ट है विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है। तो विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक जो होता है वो कौन होता है? तो सबसे अच्छा सुचालक माना जाता है चांदी, ठीक है, चांदी। नेक्स्ट है कृत्रिम वर्षा के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो कृत्रिम वर्षा के लिए उपयोग में क्या लाया जाता है? तो सिल्वर आयोडाइड, ठीक है ना। कौन लाया जाता है? सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है किसमें? कृत्रिम वर्षा को लाने के लिए, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है लोहा निकेल क्रोमियम के मिश्र धातु हैं, ठीक है ना। लोहा निकेल क्रोमियम के मिश्र धातु हैं। तो कौन इसके मिश्र धातु से कौन सा पदार्थ बनता है? तो ये बनता है स्टेनलेस स्टील, ठीक है। तो स्टेनलेस स्टील जो होता है वो लोहा निकेल एवं क्रोमियम के क्या होते हैं? मिश्र धातु होते हैं। नेक्स्ट है आपका हड्डियों और दांतों में उपस्थित रहता है। तो हड्डियों और दांतों में क्या उपस्थित रहता है? कैल्शियम फास्फेट, ठीक है ना। कैल्शियम फास्फेट जो कि हड्डियों और दांतों में उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट है शोल्डर या टांग का मिश्रण होता है। तो किसका मिश्रण होता है? तो ये होता है सीसा व टीन का मिश्रण होता है। कौन? शोल्डर यानी कि टांग का। तो मिश्रण से संबंधित भी आपको बहुत सारे वीडियो में आपको जो स्पेशल है टॉपिक उसमें लिया गया है। तो वो सभी आप रिवीजन करते रहेंगे। तो इस टाइप के ये एक प्रकार के रिवीजन आपको होते रहते हैं, ठीक है। तो आप रिवीजन जरूर करते रहिए और बहुत सारा चीज़ आपको जो है वो आपको वीडियो में भी रिवीजन होते रहते हैं, ठीक है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते आगे नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट है रोगों से प्रभावित होने वाले जो अंग होते हैं उसके बारे में देख लेते हैं, ठीक है। जैसे कि रोग का नाम है इस साइड, ठीक है ना। और इधर है क्या? जो प्रभावित होने वाले अंग है उसका नाम है, ठीक है। चलिए तो ये हो गया आपका रोग का नाम, ठीक है ना। रोग और ये हो गया क्या? अंग जो प्रभावित होते हैं उसका नाम है, ठीक है। चलिए जैसे निमोनिया, ट्यूबरकुलोसिस जिसे क्षय रोग कहते हैं, टीबी, ठीक है ना। तो इससे प्रभावित जो अंग होता है कौन होता है? फेफड़ा होता है, ठीक है ना। यानी कि निमोनिया और ट्यूबरकुलोसिस यानी कि टीबी से अंग कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो फेफड़ा प्रभावित होता है। नेक्स्ट है ब्रोंकाइटिस, कुकर खांसी और दम्मा, ठीक है ना। तो ब्रोंकाइटिस, कुकर खांसी और दम्मा से प्रभावित अंग कौन है? तो ये इससे भी फेफड़ा ही प्रभावित होते हैं, ठीक है। चलिए आगे है हैजा, टाइफाइड, पेचिस और डायरिया। ये जो रोग होते हैं इससे प्रभावित अंग कौन होता है? तो इससे आंत प्रभावित होते हैं, ठीक है ना। तो शरीर की जो बॉडी आंत है वो प्रभावित होता है किससे? हैजा, टाइफाइड, पेचिस और डायरिया नामक रोग से। नेक्स्ट है पोलियो, रेबीज, मिर्गी, टिटनेस। ये सभी से प्रभावित होने वाला जो अंग है वो क्या है? तंत्रिका तंत्र होते हैं, ठीक है ना। तो पोलियो, रेबीज, मिर्गी, टिटनेस वगैरह ये सभी जो रोग है इससे प्रभावित जो शरीर का अंग होता है वो कौन होता है? तंत्रिका तंत्र होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है स्कर्वी और पायरिया, ठीक है ना। स्कर्वी और पायरिया से कौन सी प्रभावित होता है? क्या होता है प्रभावित? तो मसूड़ा होता है। तो दांत के जो मसूड़े रहते हैं ना वो स्कर्वी जो कि विटामिन सी की कमी से होता है, और पायरिया जो होता है, ठीक है ना, पायरिया नामक जो रोग होता है और स्कर्वी दोनों से क्या होता है? मसूड़ा प्रभावित होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका हेपेटाइटिस और पीलिया, ठीक है ना। हेपेटाइटिस और पीलिया जिससे प्रभावित अंग होता है कौन? यकृत यानी कि लीवर प्रभावित होता है, ठीक है ना। तो लीवर या यकृत जो होता है क्या होता है? प्रभावित होता है किससे? हेपेटाइटिस और पीलिया नामक रोग से। नेक्स्ट है कोढ़। कोढ़ नामक रोग से जो प्रभावित होने वाला अंग है वो कौन है? तंत्रिका तंत्र है, ठीक है। तो कोढ़ नामक जो रोग है उससे प्रभावित अंग कौन होता है? तंत्रिका तंत्र होता है, ठीक है। तो इसे आप ध्यान रखिएगा, रिवीजन जरूर करते रहिएगा क्योंकि कभी कभी 1 नंबर इसमें बनते हैं परीक्षा में, ठीक है। चलिए
बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है अब एमसीक्यूज, जो कि टॉप 20 एमसीक्यूज रहेगा, तो इसे आप जरूर आंसर दीजिएगा, ठीक है, आंसर जरूर बताइएगा। उसके बाद इसमें आंसर और एक्सप्लेनेशन में अपन देखते चलेंगे, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, बहुत छोटे समय को, ठीक है ना, बहुत छोटे समय को मापने के लिए किस घड़ी का प्रयोग किया जाता है ये बताना है, ठीक है। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, ठीक है ना, ऑप्शन बी, यानी कि आणविक घड़ी। किसका प्रयोग होता है? आणविक घड़ी का प्रयोग होता है बहुत छोटे समय को मापने के लिए, ठीक है। चलिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो बहुत छोटे समय को मापने के लिए आणविक घड़ी का प्रयोग किया जाता है, तो इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, समुद्री पानी में जहाज नदी के पानी की अपेक्षा आसानी से तैरता है, क्यों? इसका कारण क्या है ये बताना। तो समुद्री पानी में जहाज जो है वो नदी की पानी की अपेक्षा आसानी से तैरता है, तो इसका कारण क्या है ये बताना, ठीक है। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना, ऑप्शन डी, यानी कि समुद्र के पानी का जो घनत्व होता है वो क्या होता है? अधिक होता है। यानी कि नदी के जो पानी होते हैं उसके पानी से जो समुद्र का पानी होता है उसका पानी का घनत्व अधिक होता है, तो इसलिए जो समुद्र के पानी में जहाज होता है वो आसानी से क्या करता है? तैरता है, ठीक है। चलिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समुद्र के पानी का जो घनत्व होता है नदी के पानी के घनत्व से क्या होता है? अधिक होता है, ठीक है। तो इसे आप ध्यान रखिएगा, जिसके कारण जहाज पर अधिक उत्प्लावन बल लगता है। उसके कारण क्या लगता है? जहाज पर अधिक उत्प्लावन बल लगता है। यह बल वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के गुरुत्व केंद्र पर कार्य करता है, ठीक है ना, जिसे उत्प्लावन केंद्र कहते हैं। तो इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, घर के जो बिजली है उसका बिल किसके आधार पर आता है ये बताना है, ठीक है। तो घर में जो बिजली जलाते हैं तो उसका बिल किसके आधार पर आता है ये बताना है, ठीक है। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना, ऑप्शन सी, यानी कि वाट के हिसाब से आता है घर के बिजली, ठीक है ना। तो घर के जो बिजली का बिल आता है वो किसके हिसाब से आता है? तो वाट के हिसाब से आता है, ठीक है। चलिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। बिजली का बिल जो आता है वो किस पर आता है? किलोवाट घंटा की इकाई के आधार पर आता है, ठीक है ना, लिया जाता है, जिसे क्या बोलते हैं? यूनिट बोलते हैं, ठीक है ना, उसे क्या बोलते हैं? यूनिट बोलते हैं अपन लोग, ठीक है ना। तो उसी के आधार पर क्या किया जाता है? लिया जाता है, ठीक है ना। चलिए, तो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि रबर की एक डोरी की लंबाई वृद्धि दुगनी, ठीक है ना, दूनी कर दी जाए तो विकृति क्या होगा ये बताना है। तो एक रबर की एक डोरी है, उसकी लंबाई में वृद्धि दुगनी कर दी जाती है तो विकृति क्या होगा ये बताना है, ठीक है। चलिए, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, ठीक है ना, ऑप्शन बी, यानी कि उसकी विकृति भी क्या होगी? दुगनी होगी। यानी एक रबर है और उसकी डोरी की लंबाई को दुगनी करते हैं तो उसकी विकृति क्या हो जाती है? दुगनी होती है, ठीक है। चलिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। लंबाई में होने वाली वृद्धि तथा और प्रारंभिक लंबाई के अनुपात को क्या बोलते हैं? विकृति कहते हैं, ठीक है ना। तो विकृति किसे कहते हैं? तो लंबाई में होने वाली वृद्धि और प्रारंभिक लंबाई के जो रेशियो होता है उसे क्या बोलते हैं? विकृति बोलते हैं। अतः लंबाई में होने वाली वृद्धि दुगनी होती है, यानी दूनी होती है, तो विकृति भी क्या होती है? दूनी होती है। तो इसे आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। धूप में उपयोग होने वाले जो छाते होते हैं उसके रंग होने चाहिए, यानी किस प्रकार का रंग होना चाहिए ये बताना। तो धूप में उपयोग करने वाला जो छाता हो उसका रंग किस प्रकार होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन बी, यानी कि ऊपर सफ़ेद, ठीक है ना, ऊपर में सफ़ेद और भीतर की ओर काला होना चाहिए, ठीक है। चलिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। धूप में उपयोग होने वाले जो छाता का रंग होता है वो ऊपर में सफ़ेद तथा भीतर की ओर काला होना चाहिए, जिससे क्या होता है? जिससे मनुष्य को धूप का प्रभाव कम से कम हो, ठीक है ना। उससे क्या होता है? धूप का जो प्रभाव होता है वो मनुष्य पर कम से कम होता है, क्योंकि जब ऊपर की ओर वाइट कलर रहेगा, यानी कि सफ़ेद रहेगा कपड़ा, ठीक है ना, किस पर? छाता पर, तो जो धूप यानी कि जो प्रकाश आएगा तो उसका जो ब्लैक रंग है जो क्या करेगा? वो जो अवशोषित कर लेता है, सॉरी अवशोषित नहीं करता, जो ब्लैक रंग रहता है वो क्या करता है? रिफ्लेक्ट कर देता है, ठीक है ना। तो जो गर्मी है वो क्या लगेगा? कम लगेगा, ठीक है ना। यदि ब्लैक ऊपर रहेगा तो सभी रंग को जो ऊपर से प्रकाश आते हैं उसे सभी क्या कर लेगा? वो अवशोषित कर लेगा, उससे फिर क्या होगा? गर्मी बढ़ जाएंगे, ठीक है ना। इसलिए ऊपर सफ़ेद रंग और नीचे क्या होना चाहिए? काला रंग होना चाहिए, जिससे क्या होता है? मनुष्य को धूप का प्रभाव जो है वो कम पड़ता है, ठीक है ना। चलिए, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है, मैदान की अपेक्षा रेगिस्तान की रात अधिक ठंडी होती है, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है ये बताना है। तो मैदान की अपेक्षा रेगिस्तान की जो रात होते हैं वो अधिक ठंडी होती है, इसका कारण क्या है ये बताना, ठीक है। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी, यानी कि बालू जितनी जल्दी गर्म होती है उतनी ही जल्दी क्या होती है? ठंडी भी होती है। यानी कि रेगिस्तान में क्या रहता है? बालू रहता है, ठीक है। तो बालू जितनी जल्दी गर्म होती है उतनी जल्दी ठंडी भी होती है। जब ठंडी हो जाती है तो तुरंत ठंडी होती है, इसका मतलब ठंडी रात बहुत अधिक होती है, ठीक है ना। चलिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं।
रेगिस्तान की बालू जितनी जल्दी गर्म होती है उतनी ही जल्दी ठंडी भी होती है, इसीलिए रेगिस्तान में अत्यधिक गर्म और यानी कि दिन में अत्यधिक गर्म होता है यानी गर्मी होता है, और रात में अत्यधिक ठंडा भी होता है। ठीक है ना, तो रेगिस्तान में दिन में अधिक गर्मी और रात में अधिक ठंडा भी होता है, क्योंकि बालू जो है जितना जल्दी गर्म होता है उतना जल्दी वो ठंड भी हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, आजकल पेट्रोल में शीशा नहीं मिलाया जाता है, यह इसलिए कि, यानी कि आजकल पेट्रोल में शीशा नहीं मिलाया जाता है, तो क्यों नहीं मिलाया जाता है ये बताना है। ठीक है, चलिए तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन बी यानी कि शीशा रहित पेट्रोल प्रदूषण नहीं फैलाता है। ठीक है ना, यानी कि शीशा रहित जो रहता है वो पेट्रोल वो प्रदूषण नहीं फैलाता, यानी कि जिस पेट्रोल में शीशा नहीं मिलाया जाता है यानी कि नहीं रहता है तो वो प्रदूषण नहीं फैलाता है, इसलिए पेट्रोल में शीशा को नहीं मिलाते हैं आजकल। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। पेट्रोल में उपस्थित शीशा वायु से मिलकर रेड ऑक्साइड बनाता है। ठीक है ना, तो पेट्रोल में यदि शीशा को मिला दिया जाता है तो वायु से मिलकर लेड ऑक्साइड बना लेता है। ठीक है ना, जो कि जहरीला प्रदूषण है। क्या है? जहरीला प्रदूषण है। शीशा रहित यानी कि जो शीशा नहीं रहता पेट्रोल में, तो यह प्रदूषण होने का यानी कि यह जो प्रदूषण है यह नहीं फैलता है। ठीक है ना, तो यह प्रदूषण नहीं फैलाता है, इसीलिए आजकल पेट्रोल में शीशा नहीं मिलाया जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि है जो मात्रा में वृद्धि के बाद भी अप्रभावित रहती है? तो मात्रा में वृद्धि होती है उसके बाद भी अप्रभावित रहती है, तो निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि है ये बताना। ठीक है, चलिए तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यानी कि घनत्व। तो घनत्व एक ऐसी भौतिक राशि है जो मात्रा में वृद्धि के बाद भी क्या रहती है? अप्रभावित रहता है घनत्व। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। घनत्व वह भौतिक राशि है जिस पर मात्रा में वृद्धि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है घनत्व में। ठीक है, क्योंकि पदार्थ की मात्रा में वृद्धि से आयतन, भार, द्रव्यमान बदल जाते हैं, यानी कि आयतन, भार और द्रव्यमान इसका बदल जाता है, लेकिन पदार्थ का घनत्व नहीं बदलता है। ठीक है ना, तो इसे आप ध्यान रखिएगा कि भौतिक राशि जो घनत्व है, यानी कि भौतिक राशि कौन है जिसमें मात्रा की वृद्धि करने पर भी वह अप्रभावित रहता है, तो यह कौन है? घनत्व है। ठीक है ना, तो घनत्व नहीं प्रभावित होता है, यानी कोई भी भौतिक राशि में हम वृद्धि करते हैं कुछ तो आयतन, भार, द्रव्यमान बदल जाएगा, लेकिन घनत्व नहीं बदलते हैं। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, चंद्रमा से यदि किसी पिंड को पृथ्वी पर लाया जाए तो क्या होगा? तो चंद्रमा से कोई पिंड है उसे पृथ्वी पर ले आया जाता है तो क्या होगा ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यानी कि द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा, उसका द्रव्यमान क्या रहेगा? अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। किसी वस्तु को यदि चंद्रमा से पृथ्वी पर लाया जाता है तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बढ़ने से वस्तु का भार तो बढ़ जाता है। ठीक है ना, तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बढ़ने के कारण उसका भार क्या हो जाएगा? बढ़ जाता है, लेकिन उसका द्रव्यमान सर्वत्र नियत रहता है, यानी कि सेम टू सेम रहता है, यानी कि द्रव्यमान में कोई भी वृद्धि नहीं होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। किसी भी स्थान के पर्यावरण पर कारकों का नियंत्रण होता है तो किसके द्वारा होता है ये बताना है। तो किसी भी स्थान के पर्यावरण पर कारकों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है ये बताना है। ठीक है, चलिए तो इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन बी यानी कि जलवायु के द्वारा। तो कोई भी स्थान है वहाँ पर पर्यावरण के जो कारक है उसके नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? तो जलवायु के द्वारा किया जाता है। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। किसी भी स्थान का पर्यावरण जलवायु के कारक द्वारा नियंत्रित होता है। ठीक है ना, जलवायु कारक द्वारा क्या होता है? नियंत्रण किया जाता है। जलवायु द्वारा पर्यावरण का निर्माण किया जाता है, और जलवायु द्वारा पर्यावरण का क्या किया जाता है? निर्माण किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। वायुमंडल की ओजोन परत हमें किससे बचाती है ये बताना। तो वायुमंडल में जो ओजोन परत है वो हमें किस चीज से बचाती है ये बताना। ठीक है, चलिए इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए। ठीक है ना, ऑप्शन ए यानी कि अल्ट्रावायलेट किरण से बचाता है। कौन? ओजोन परत हमें बचाता है, जिसे परावैंगनी किरण भी बोलते हैं। ठीक है ना, चलिए तो इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो वायुमंडल की ओजोन जो है ओजोन परत समताप मंडल के नीचे लगभग 20 से 30 किलोमीटर, ठीक है ना, पृथ्वी तल से ऊपर पाई जाती है। ठीक है, चलिए आगे है, यह सूर्य से आने वाली जो परावैंगनी यानी कि अल्ट्रावायलेट किरण है जिसे वह 97 से 99% भाग को क्या कर लेता है? खुद अवशोषित कर लेता है और पृथ्वी पर पहुंचने से क्या करता है? रोकता है। ठीक है ना, तो अल्ट्रावायलेट यानी कि परावैंगनी किरण है
जो सूर्य के रोशनी से आता है, ठीक है ना। तो उसे यह 97 से 99% पराबैंगनी किरण को ओजोन परत जो है वो खुद ही क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है, जिससे कि पृथ्वी पर वह नहीं पहुंच पाता है, ठीक है ना। और पृथ्वी पर नहीं पहुंचने के कारण मनुष्य में जो त्वचा रोग होता है या त्वचा कैंसर होता है, यानी कि त्वचा से संबंधित बहुत सारे जो रोग होते हैं, ठीक है ना, पराबैंगनी किरण को जब आने से तो उसे क्या करता है, वह मनुष्य को बचाता है, ठीक है ना। और ओजोन परत किस में पाया जाता है, तो यह समताप मंडल में पाया जाता है, पृथ्वी से 20 से 30 किलोमीटर की दूरी पर, ठीक है ना। चलिए, तो इस सभी पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। ग्रहों की गति के नियम किसने प्रतिपादित किए ये बताना है। तो ग्रहों के नियम किसने प्रतिपादित किया ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना, ऑप्शन बी, यानी कि केपलर के द्वारा। यानी ग्रहों की गति के नियम को प्रतिपादन कौन किया था, तो केपलर के द्वारा किया गया था। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। केपलर कहाँ के थे, जर्मनी के, ठीक है ना। तो जर्मन गणितज्ञ जॉन केपलर ने 1609 ईस्वी में सूर्य के सापेक्ष ग्रहों की चाल संबंधी अपने 2 नियम प्रस्तुत किए। कितने नियम, 2 नियम को प्रस्तुत किया था। न्यूटन ने इन्हीं नियमों के आधार पर अपने सूत्रों में प्रतिपादन किया और 1619 ईस्वी में केपलर ने अपना तृतीय नियम भी प्रतिपादित किया। यानी केपलर ने टोटल 3 नियम दिए। और केपलर कहाँ के थे, जर्मनी के गणितज्ञ थे और 1609 ईस्वी में इन्होंने बताया सूर्य के सपक्ष ग्रहों की चाल के संबंधी बारे में 2 नियम दिए थे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से किसका विस्तृत रूप से बेहोश करने में प्रयोग किया जाता है। यानी कि बेहोश करने के लिए निम्न में से किसका सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है ये बताना, ठीक है। तो आदमी को बेहोश करने में सबसे ज़्यादा किसका प्रयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी, यानी क्लोरोफॉर्म का प्रयोग किया जाता है किसमें, अब व्यक्ति को, यानी कोई भी व्यक्ति है उसे बेहोश करने में, ठीक है ना। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, ठीक है। चलिए क्लोरोफॉर्म जिसका सूत्र होता है CHCl3 होता है, ठीक है ना। यह एक क्या है, कार्बनिक यौगिक है। क्लोरोफॉर्म एक कार्बनिक यौगिक है जिसका प्रयोग विस्तृत रूप से क्या किया जाता है, बेहोश करने के लिए किया जाता है, ठीक है ना। तो किसी भी व्यक्ति का जब ऑपरेशन होता है ना, तो वहाँ पर बेहोश करने के लिए जो प्रयोग करते हैं ना, तो क्लोरोफॉर्म का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। निम्न में से किस गैस का उपयोग बैक्टीरिया को मारने के लिए किया जाता है। तो बैक्टीरिया को मारने के लिए निम्न में से कौन सा गैस है उसे यूज करते हैं ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए, यानी कि क्लोरीन का प्रयोग करते हैं बैक्टीरिया को मारने के लिए। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। क्लोरीन का उपयोग बैक्टीरिया को मारने के लिए किया जाता है, ठीक है। पेयजल में उपस्थित जो रोगाणुओं को नष्ट करने के लिए क्लोरीन का प्रयोग रोगाणुनाशक के रूप में होता है, ठीक है ना। तो पेयजल में जो रोगाणु पाए जाते हैं उसे नष्ट करने के लिए, ठीक है ना, किसका प्रयोग करते हैं, क्लोरीन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो और क्लोरीन का बैक्टीरिया को मारने में करते हैं, ठीक है ना। तो रोगाणुनाशक नामक जो पेयजल में रोगाणुनाशक नाम के जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं, ठीक है ना, उसे मारने में प्रयोग करते हैं, किसका, क्लोरीन का प्रयोग करते हैं। यानी कि पानी साफ होता है जब क्लोरीन को डालते हैं ना, तो पानी क्या हो जाता है, क्लीन हो जाता है, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, चिमनी से निकलने वाले धुएं में उपस्थित राख की मात्रा को कम करते हैं तो किसके द्वारा कम किया जाता है ये बताना है। तो चिमनी से निकलने वाले जो धुएं होते हैं उसमें उपस्थित राख की जो मात्रा होता है उसको कम करते हैं, तो किसके द्वारा कम करते हैं ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन ए, यानी कि विद्युतीय अवक्षेपण के द्वारा इसे क्या करते हैं, इसकी राख को कम करते हैं, ठीक है। तो विद्युतीय अवक्षेपण के द्वारा, ठीक है। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चिमनी से निकलने वाले धुएं में उपस्थित जो राख होता है उसकी मात्रा विद्युतीय अवक्षेपण द्वारा क्या करते हैं, कम कर सकते हैं। तो विद्युतीय अवक्षेपण आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। सभी अम्लों में सबसे अधिक समान तत्व है। तो सभी अम्लों में सबसे अधिक समान तत्व जो होता है वो निम्न में से कौन है ये बताना है, ठीक है। चलिए तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए, यानी कि हाइड्रोजन जो होता है वो सभी अम्लों में सबसे अधिक समान तत्व है, ठीक है। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन प्रदान करे या ऐसे पदार्थ जो प्रोटॉन प्रदान करे अम्ल यानी कि एसिड कहलाता है, ठीक है। तो पहले तो एसिड किसे कहते हैं, तो ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन प्रदान करे या ऐसे पदार्थ जो प्रोटॉन को प्रदान करता है उसे अम्ल कहते हैं। सभी अम्लों में सबसे अधिक समान तत्व जो होते हैं वो कौन होते हैं, हाइड्रोजन होते हैं। जैसे HCl, HNO3, H2SO4 आदि, ये सभी में क्या होते हैं, हाइड्रोजन जो होते हैं वो समान होते हैं, जो सभी क्या है, अम्ल है, ठीक है। तो सभी अम्ल है, इसमें से हाइड्रोजन क्या समान है, देखिए सब है ना, H हाइड्रोजन, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन सबसे सभी अम्ल में क्या होते हैं, समान तत्व होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। एक आदर्श गैस की तुलना में, ठीक है ना, यानी कि एक नोबेल गैस या आदर्श गैस जिसे बोलते हैं, ठीक है ना, की तुलना में अति उच्च दाब पर एक वास्तविक गैस घेरती है। तो क्या घेरती है वो बताना है, ठीक है। तो एक आदर्श गैस की तुलना में
अति उच्च दाब पर एक वास्तविक गैस घेरती है, तो निम्न में से क्या घेरती है ये बताना। ठीक है, चलिए तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी यानी कि अधिक आयतन घेरती है। क्या घेरती है? अधिक आयतन, यानी कि एक आदर्श गैस की तुलना में अति उच्च दाब पर एक वास्तविक गैस अधिक आयतन को क्या करती है? घेरती है। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। अति उच्च दाब पर वास्तविक गैस एक आदर्श गैस की तुलना में कम आयतन घेरती है। सॉरी, इसका आंसर बी हो जाएगा, कम आयतन। ठीक है ना, मिस्टेक हो गया ये आपका, सॉरी, इसको कर देते हैं बी और इसको कर देते हैं सी, यानी कि बी यहाँ चला जाएगा ये ना, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा इसमें। ठीक है, चलिए ठीक है, पीडीएफ में इसे सुधार करके दे देंगे। ठीक है ना, यानी कि कम आयतन घेरता है। ठीक है ना, हमें भी कन्फ्यूजन लग रहा था इसमें। चलिए, एक आयतन एक आदर्श गैस की तुलना में अति उच्च दाब एक वास्तविक गैस घेरती है, तो कम आयतन घेरती है। क्या घेरती है? कम आयतन घेरती है, तो इसे आप ध्यान रखेगा। ठीक है ना, तो कम आयतन घेरती है। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। अति उच्च दाब पर वास्तविक गैस जो होता है, अति उच्च दाब पर वास्तविक जो गैस होता है यानी रियल जो गैस होता है, यानी कि नॉर्मल जो गैस होता है, एक आदर्श गैस की तुलना में कम आयतन घेरते हैं। आदर्श गैस जिसे नोबेल गैस या अक्रिय गैस बोलते हैं, जो कि कितने होते हैं? 6 होते हैं। ठीक है, चलिए आगे है। क्योंकि उच्च दाब पर वास्तविक गैस द्रव में बदल जाते हैं। जो वास्तविक गैस रहता है यानी कि अक्रिय आदर्श गैस की तुलना में जो बाकी सभी गैस है नॉर्मल यानी कि वास्तविक गैस है, वो क्या हो जाते हैं? उच्च दाब पर वास्तविक गैस क्या हो जाते हैं? द्रव में बदल जाते हैं ये सभी के सभी। ठीक है, इसलिए ये आयतन जो है वो क्या करता है? अति उच्च दाब पर वास्तविक गैस एक आदर्श गैस की तुलना में कम आयतन को घेरती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो जो मिस्टेक हुआ उसके लिए सॉरी। ठीक है ना, चलिए कभी कभी हो जाते हैं टाइपिंग करने में। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है, तो प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक कौन है ये बताना। ठीक है ना, चलिए तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए यानी कि मीथेन। तो प्राकृतिक गैस का जो मेन यानी कि मुख्य घटक है वो कौन है? तो मीथेन है, जिसका सूत्र होता है CH होता है, CH4 होता है। ठीक है ना, CH4 होता है इसका क्या? मीथेन का। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। चलिए, प्राकृतिक गैस का जो मुख्य घटक होता है वो कौन होता है? मीथेन है। ठीक है ना, प्राकृतिक गैस में मीथेन की मात्रा सर्वाधिक यानी कि लगभग 80% होते हैं। कितने होते हैं? लगभग 80% होता है मीथेन जो होता है प्राकृतिक गैस में। और अन्य गैस जैसे H2CO, वाष्प इत्यादि ये सभी भी होते हैं। तो प्राकृतिक गैस में H2CO, वाष्प वगैरह ये सभी भी जो होता है, लेकिन सबसे अधिक जो मात्रा वो होता है किसका होता है? तो मीथेन का होता है। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। बंद कमरे में, ठीक है ना, बंद कमरे में चलते हुए रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खुल जाता है तो क्या होता है ये बताना। ठीक है, तो बंद कमरे में चलते हुए रेफ्रिजरेटर का दरवाजा यदि खुल जाता है तो क्या होता है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी। ठीक है ना, ऑप्शन डी यानी कि कमरा धीरे धीरे क्या हो जाता है? गर्म हो जाएगा। तो कमरा धीरे धीरे क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। जब बंद कमरे में यदि चलते हुए रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खुल जाता है तो कमरा धीरे धीरे क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। और जब गर्म हो जाएगा तो उसका कमरे का तापमान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ठीक है ना, यानी कि तापमान भी बढ़ेगा, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, तो कभी ऑप्शन में यदि दे देगा कि बंद कमरे में चलते हुए रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खुल जाता है तो क्या होता है? तो कमरे का तापमान बढ़ जाता है। ठीक है ना, या कमरा धीरे धीरे क्या होता है? गर्म हो जाता है। दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 है, वायु की संघटक, ठीक है ना, गैस से सामान्यता होती है। तो वायु की संघटक गैस से सामान्यता होती है तो कौन कौन सी होती है ये बताना। ठीक है, चलिए तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए यानी कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो होता है वो वायु में क्या होता है? सबसे अधिक होते हैं। ठीक है ना, तो वायु में सबसे अधिक जो संघटक गैस है वो कौन कौन होता है? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। तो नाइट्रोजन लगभग कितना होता है? 78%। ठीक है ना, और ऑक्सीजन लगभग 21% के आसपास ये होते हैं। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो वायु की संघटक गैसों में मुख्यतः नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं। जो वायु में लगभग 78% नाइट्रोजन और 21% क्या होते हैं? ऑक्सीजन होते हैं। ठीक है ना, तो ये पॉइंट को भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए तो ये था आज का क्लास। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, जो कि आपको टॉप 20 MCQs देखने को मिला। तो बताइएगा आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं टॉप 20 जो MCQs था, क्योंकि सभी के सभी जो आपका क्वेश्चन है ये सभी के सभी प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो आप वीडियो को अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिएगा, बताइएगा कि इसमें क्या सुधार करना है, और यदि कुछ सुधार करना हो तो आप जरूर बताइएगा। ठीक है, और देखते हैं कभी एक फुल सेट प्रैक्टिस भी अपन लोग चालू करेंगे। कम से कम हफ्ते में एक सेट जो अपन क्या करेंगे? फुल प्रैक्टिस सेट भी करेंगे। ठीक है ना, जिसमें साइंस, GK एंड GS, मैथमेटिक्स और रीजनिंग के भी क्वेश्चन तो सोच रहे हैं एक सेट बनाएं और उसका भी प्रैक्टिस करें। ठीक है ना, चलिए तो फिर मिलते हैं कल नए क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। वीडियो यदि अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए।